आंखें जल रही थीं, नींद से बुरा हाल था और कॉफी के 3 मग खत्म हो चुके थे। स्क्रीन पर बस एक ही रेड एरर लगातार ब्लिंक कर रहा था। और रात के 2 बजे तो ऐसा लगता ना कि बस अब तो मैं सीधे दुनिया ही बदल दूंगी। वही तो। रात के 2 बजे लग रहा था कि बस आज तो मैं अगला टिक बिलियनर बन के ही उठूंगा, लाइक पूरा सिस्टम हिला दूंगा। बिल्कुल। और सुबह के 6 बजे जब हम्म, सूरज निकल रहा था तब जाके पता चलता है कि प्रॉब्लम आखिर थी क्या। कोई बहुत ही सिली सी मिस्टेक होगी पक्का। एक छोटा सा एकदम नन्हा सा सेमीकोलन गायब था यार। सिर्फ एक सेमीकोलन ने मेरा पूरा आर्किटेक्चर क्रैश कर रखा था। उफ, वो मोमेंट बहुत दर्दनाक होता है। मतलब दिमाग का जो दही हुआ था ना उस दिन, उस फीलिंग को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की लाइफ का ये एक कैनन इवेंट होता है। सच में यार। वो रेड स्क्विगली लाइन जो आईडीई में आती है ना, शुरुआत में किसी बुरे सपने से कम नहीं लगती। यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स छुपा है। पैराडॉक्स? वो कैसे? जब कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो लगता है कि सॉफ्टवेयर से दुनिया बदल देंगे, पर असली लाइफ में शुरुआती महीनों तक बस एक कॉमा, ब्रैकेट या इंडेंटेशन ढूंढने में निकल जाते हैं। एकदम सही बात है। और यही हमारी इस डीप डाइव का कोर मिशन भी है। हम आज उन नोट्स और रिसर्च की तह तक जा रहे हैं जो ये समझाते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखना इतना ब्रूटल क्यों होता है। हाँ, खासकर शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये इतना मेंटली ड्रेनिंग क्यों लगता है। एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता है, जब हम YouTube पर किसी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को कोड करते हुए देखते हैं। हाँ, वो ट्यूटोरियल्स वाले वीडियो। एग्जैक्टली तो वो इतना स्मूथ और इंट्यूटिव लगता है, ऐसा लगता है कि बस कल ही हम अपना नया ऐप लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल, एकदम हलवे की तरह लगता है सब कुछ। है ना? लेकिन यार जब खुद नया प्रोजेक्ट खोलकर कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं तो अचानक से दिमाग एकदम ब्लैंक क्यों हो जाता है। हाँ, वो बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। वो स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है ना, वो एकदम हमारा मजाक उड़ाने वाले सिंबल जैसा क्यों लगता है। हम्म इस ब्लैंक स्क्रीन वाले फ्रीज को समझने के लिए ना, हमें पहले बचपन की मेंटल कंडीशनिंग को देखना होगा। बचपन की कंडीशनिंग? मतलब स्कूल की बात कर रही हो? हाँ, स्कूलिंग सिस्टम ने हमारे दिमाग को जिस तरह से ट्रेन किया है, वो प्रोग्रामिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, वो कैसे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बेसिक साइंसेस का जो लर्निंग मॉडल होता है, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज पर बेस्ड होता है। मतलब फैक्ट्स याद करो, डेट्स रट लो। हाँ, और एग्जाम में पेपर पे जाके बस उल्टी कर दो। एग्जैक्टली वहाँ मेमोरी रिकॉल पर मार्क्स मिलते हैं। पर प्रोग्रामिंग इस रटने वाले मॉडल को पूरी तरह रिजेक्ट करती है। मतलब यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। ये फील्ड प्रोसीजरल नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर चलती है। यहाँ कुछ याद करने से काम नहीं चलता, यहाँ सिस्टम्स डिजाइन करने पड़ते हैं। पर हिस्ट्री या लिटरेचर में अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो कॉन्टेक्स्ट हमें बचा लेता है यार। हाँ, वो तो है। मतलब अगर ऐसे में एक सेंटेंस में ग्रामर की गलती हो तो टीचर फिर भी मार्क्स दे देता है क्योंकि वो हमारी भावना समझ जाता है। बिल्कुल, वहाँ एक इंसान कॉपी चेक कर रहा होता है। वही ना, एक क्लोज इनफ वाली वाइब होती है वहाँ। इंसान का दिमाग नेचुरली मिसिंग इन्फो को फिल कर लेता है। और यही सबसे बड़ा शौक होता है एक नए प्रोग्रामर के लिए। कंप्यूटर के पास वो क्लोज इनफ समझने वाला ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट या इंट्यूशन नहीं होता। हाँ यार, वो तो एकदम मशीन है। कंपाइलर एक जीरो टॉलरेंस जोन है। जब एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसको छोटे छोटे एक्सट्रीमली प्रिसाइज लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ना पड़ता है। जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बिल्कुल। बिगिनर्स जो इस तरह से एल्गोरिदमिक स्टेप बाय स्टेप सोचने के आदी नहीं है, उनके लिए ये मेंटल शिफ्ट करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड? हाँ, हमारा दिमाग डे 1 से इस बाइनरी और रिजिड तरीके से सोचने के लिए वायर्ड ही नहीं होता है। यार, और यहाँ एक और टेक्निकल नाइटमेयर ऐड होता है। हाँ। मतलब सिर्फ नया प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक ही तो डेवलप नहीं करना है। हाँ, लैंग्वेज का अपना अलग पंगा है। वही तो। उसके ऊपर से लैंग्वेजेस का अपना अलग नखरा है। पाइथन की अपनी जिद है इंडेंटेशन को लेकर। C++ में मेमोरी मैनेजमेंट का अपना अलग क्लेश है। एकदम सही पकड़े हो। एक तरफ दिमाग लॉजिक बिल्ड करने में अपनी पूरी प्रोसेसिंग पावर लगा रहा है और दूसरी तरफ सिंटैक्स के रूल्स फॉलो करने। हाँ, ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई एक ही वक्त में कार चलाना भी सीख रहा है और साथ में इंजन को पार्ट्स में असेंबल करना भी सीख रहा है। सही कहा। वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। वो क्या होता है? हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है कि वो एक टाइम पर कितनी नई इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। एक नया स्टूडेंट
एक ही टाइम पर दो बिल्कुल नई हैवी ड्यूटी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अच्छा, मतलब लॉजिक और सिंटैक्स दोनों? बिल्कुल। पहला कंप्यूटेशनल लॉजिक बनाना और दूसरा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का स्ट्रिक्ट सिंटैक्स याद रखना। जो कि बहुत भारी काम है। हाँ, और जब वर्किंग मेमोरी फुल हो जाती है तो छोटी छोटी चीजें जैसे तुम्हारा वो मिसिंग ब्रैकेट या सेमीकोलन मिस हो जाता है और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। यार इसको मैं थोड़ा विजुअल तरीके से देखता हूँ। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई किसी एलियन ग्रह की नई भाषा सीख रहा हो। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। और उस एलियन लैंग्वेज का ग्रामर इतना ज्यादा अनफॉरगिविंग है कि अगर एक पंक्चुएशन भी मिस किया ना तो एलियन स्पेसशिप का इंजन सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब एलियन कंप्यूटर को ये समझ नहीं आएगा कि वो यूजर का मतलब शायद लूप चलाना था, वो सीधा एक फेटल एरर दे देगा और ऑपरेशन हॉल्ट कर देगा। यार ये स्पेसशिप वाली एनालॉजी एक्चुअली एरर मैसेजेस की हार्श रियलिटी को परफेक्ट डिस्क्राइब करती है ना? वो लाल रंग के मैसेज डरा देते हैं। शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए ये सिंटैक्स एरर्स किसी पर्सनल फेलियर जैसा लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका लॉजिक गलत है, जबकि असल में सिर्फ भाषा बोलने का तरीका गलत था। वो सिंटैक्स की गलती को खुद की बेवकूफ़ी समझ लेते हैं। बिल्कुल। जब लैंग्वेज के सिंटैक्स से फेमिलियरिटी नहीं होती तो कॉग्निटिव लोड इतना हाई होता है कि फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच जाती है। और जब नए प्रोग्रामर्स इस फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और किसी तरह सिंटैक्स पकड़ लेते हैं, तब एक नया इल्यूजन शुरू होता है। वो कौन सा इल्यूजन? वो भागकर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और क्रैश कोर्सेज की तरफ जाते हैं। यहीं से ट्यूटोरियल हेल का वो ड्रामा शुरू होता है जो दिखने में लर्निंग लगता है पर असल में एक ट्रैप है। हाँ, ट्यूटोरियल हेल तो बहुत ही कॉमन ट्रैप है। इंस्ट्रक्टर स्क्रीन पर डार्क मोड में कोड लिख रहा होता है, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा होता है और देखने वाले को लगता है कि उसे सब समझ आ रहा है। जिसको तुम ट्रैप कह रहे हो ना, साइकोलॉजी उसको इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहती है। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब खुद को बेवकूफ बनाना। एक तरह से हाँ। रिकॉग्निशन मेमोरी और एक्टिव रिकॉल में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल करोगी? हाँ, मतलब जब कोई ट्यूटोरियल देख रहा होता है तो दिमाग पैसिवली इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर ने पहले से ही रास्ता ढूंढ रखा है, उसने एरर्स पहले ही फिक्स कर लिए हैं। हाँ, वो तो वीडियो एडिट कर देते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि उसको रास्ता पता चल गया। इसको एक जीपीएस वाली एनालॉजी से समझ सकते हैं। जीपीएस कैसे? अगर मैं लगातार गूगल मैप्स यूज करके एक नए शहर में घूम रही हूँ, हाँ। तो मैं बहुत स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगी। हाँ, मैप्स तो बता ही देगा राइट और लेफ्ट। पर अगर मेरा फोन डेड हो जाए तो मुझे रियलाइज होगा कि मेरे दिमाग में उस शहर का कोई मेंटल मैप बना ही नहीं था। ओहो, ये तो बहुत तगड़ा पॉइंट है। मैंने अपना नेविगेशन आउटसोर्स कर दिया था। प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के साथ बिल्कुल यही होता है। यार यहाँ मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगी कि ये सिर्फ स्टूडेंट की गलती है या उसकी कॉग्निटिव मिस्टेक है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन एडटेक और यूट्यूब ट्यूटोरियल इंडस्ट्री है ना, ये इंटेंशनली एक फेक रियलिटी क्रिएट करती है। इंटेंशनली? ये थोड़ा हार्श नहीं हो गया? नहीं यार, ये सब वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन का खेल है। मतलब इंस्ट्रक्टर कभी भी वीडियो में 40 मिनट तक एक एरर को सॉल्व करते हुए खुद को नहीं दिखाएगा। हाँ, वो तो बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोग वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। वो पहले से स्क्रिप्टेड और पॉलिश्ड कोड लिखते हैं जिसमें 0 बग्स होते हैं। ये बात तो सच है। इस गेमिफिकेशन और पॉलिश के चक्कर में नए स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मेरा कोड पहली बार में नहीं चला तो मतलब मेरे अंदर ही कोई कमी है। ट्यूटोरियल मेकर्स व्यूज के लिए स्ट्रगल को हाइड कर देते हैं, जो कि लर्निंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी तरह से कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं मानूंगी। क्यों नहीं? हालांकि मैं मानती हूँ कि एडटेक के अपने फ्लॉज हैं, पर हमें मीडियम की लिमिटेशंस को भी समझना पड़ेगा। मीडियम की लिमिटेशन मतलब एक 10 घंटे का वीडियो जिसमें आधी वीडियो सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो पर एरर ढूंढने में निकल जाए, वो सीखने के पर्पस से इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, कोई देखेगा भी नहीं उसे। ट्यूटोरियल्स का प्राइमरी गोल आर्किटेक्चर और सिंटैक्स के बेसिक्स इंट्रोड्यूस करना होता है। फेयर पॉइंट। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स एक मैप देखने को गाड़ी ड्राइव करना सीखना समझ लेते हैं। असली प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स देखने में नहीं है। तो असल में कब शुरू होती है? वो तब शुरू होती है जब वीडियो बंद होती है, आईडीई में एक ब्लैंक फाइल खुलती है और स्टूडेंट अपना पहला कस्टम सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करता है। हाँ, और तब आता है असली मजा। वहाँ जो कोड टूटता है ना और जिसे फिक्स करने में 3 घंटे लगते हैं, वही एक्चुअल लर्निंग है। पर यार वो 3 घंटे वाली लर्निंग का जो इनिशियल शॉक होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। हाँ, वो शॉक तो लगता है। मतलब वीडियो खत्म होने के बाद जब हम पहली बार ब्लैंक फाइल में कोड लिखते हैं और रन करते हैं,
तो स्क्रीन पर आम भाषा नहीं आती। बिल्कुल नहीं, वहां तो लाल बत्ती जल जाती है। वहां आते हैं क्रिप्टिक एरर मैसेजेस, जैसे नल रेफरेंस एक्सेप्शन एट लाइन 42 या सेगमेंटेशन फॉल्ट या फिर कॉर्ड्स पॉलिसी ब्लॉक्ड। उफ, ये नाम सुनकर ही डर लगता है बिगिनर्स को। ऐसी चीजें पढ़कर किसी भी बिगिनर को लगेगा कि वो कंप्यूटर साइंस नहीं, कोई एंशिएंट एलियन स्क्रिप्ट डिक्रिप्ट कर रहा है। हाँ, एलियन स्क्रिप्ट, सही कहा। यार, ये मैसेजेस डिजाइन ही ऐसी किए गए हैं कि आम इंसान उन्हें समझ ना पाए। एरर मैसेजेस क्रिप्टिक इसलिए लगते हैं क्योंकि वो मशीन स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यूजर इंटेंट को नहीं। मतलब मशीन अपनी भाषा बोल रही है। बिल्कुल। कंपाइलर को नहीं पता कि तुम क्या बनाना चाहते थे, उसको सिर्फ ये पता है कि मेमोरी एड्रेस कहाँ वायलेट हुआ है। अच्छा, तो वो बस अपना फैक्ट बता देता है। हाँ, एक एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए वो एरर मैसेज एक क्लियर हिंट होता है, क्योंकि उसने वो पैटर्न 1000 बार देखा है। उसका दिमाग उसे डिक्रिप्ट कर लेता है। सबसे बुरी बात, अक्सर एरर आता लाइन 50 पर है, पर उसकी जड़ लाइन 10 में छुपी होती है। ये तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज है। इस डिस्कनेक्ट को सॉल्व करने में जो घंटों लगते हैं ना, वहीं से असल आइसोलेशन और डीमोटिवेशन जन्म लेता है। और इस आइसोलेशन का नतीजा क्या होता है? जब कोई 4 घंटे से एक अनडिफाइंड वेरिएबल से जूझ रहा होता है और दिमाग फटने लगता है, तो वो थोड़ा एस्केप ढूंढता है। हाँ, ब्रेक तो चाहिए होता है इंसान को। आदमी अपना फोन उठाता है डोपामीन की तलाश में, इंस्टाग्राम, एक्स या सबसे खतरनाक लिंक्डइन खोलता है। ओह नो, लिंक्डइन तो प्रोग्रामर्स के लिए स्ट्रेस पूल है। वही तो। और यहां से डीबगिंग का टेक्निकल पेन एक डीप साइकोलॉजिकल पेन में बदल जाता है। बिल्कुल। यहां दूसरों से कंपैरिजन का खेल शुरू होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एकदम धज्जियां उड़ा देता है। सोशल मीडिया कंपैरिजन प्रोग्रामिंग स्पेस में एक अलग ही लेवल की टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। हाँ, मतलब स्क्रॉल करते ही डिप्रेस हो जाते हैं लोग। जब लोग ब्रेक लेने के लिए फीड स्क्रॉल करते हैं, तो उन्हें दिखता है कि उनके साथ वाले या कोई 18 साल का टेक ब्रो कितने एडवांस्ड मशीन लर्निंग ड्रिवन वेब एप्स लॉन्च कर रहा है। अरे यार, ये टेक ब्रोस तो अलग ही टेंशन देते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस रेस में बहुत पीछे छूट गए हैं। यहाँ सर्वाइवरशिप बायस और हाईलाइट रील वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब लिंक्डइन पर कोई 16 साल का बच्चा पोस्ट करता है कि उसने वीकेंड में फुल स्टैक एआई प्लेटफॉर्म बना दिया, और 2 वेंचर कैपिटलिस्ट्स उसको मैसेज कर रहे हैं। हाँ, और इधर मैं अपने HTML पेज पर एक बटन को सेंटर अलाइन करने में 2 घंटे से रो रहा हूँ। बटन सेंटर करना तो अच्छे के पसीने छुड़ा देता है। ये पोस्ट से एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि टेक इंडस्ट्री में सब जीनियस हैं और सबको कोड लिखना इंस्टेंटली आता है। जो कि बिल्कुल सच नहीं है। कोई भी अपनी फीड पर वो फोटो नहीं डालता जिसमें उसने गुस्से में कीबोर्ड पर मुक्का मारा हो क्योंकि एक पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था। बिल्कुल। ये इल्यूजन इसीलिए डेंजरस है यार, क्योंकि हम किसी प्रोफेशनल के सालों के एक्सपीरियंस या उनके फाइनल पॉलिश्ड प्रोडक्ट को अपने पहले महीने के स्ट्रगल से कंपेयर करने लगते हैं। एकदम अनफेयर कंपैरिजन है ये। सोशल मीडिया पर कभी भी मेसी मिडल नहीं दिखाया जाता। मेसी मिडल? हाँ, किसी फ्रेमवर्क को सीखने के पीछे की जो इनविजिबल मेहनत है ना, हजारों बग्स, डेड एंड्स और रातों की नींद खराब करना, वो सब हाइड कर दिया जाता है। कोई नहीं दिखाता कि उसने कितनी कॉफी पी और कितना रोया। इस कंपैरिजन से एक डीप इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा होता है, जहां स्टूडेंट को लगता है कि उसके पास वो कोडर वाला दिमाग ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में नए स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होना चाहिए? मतलब एक तरफ ट्यूटोरियल्स हैं जो सब कुछ आर्टिफिशियली आसान दिखाते हैं, दूसरी तरफ कोड है जो चलने का नाम नहीं लेता, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया है जो ये एहसास दिलाता है कि बाकी सब आगे निकल गए हैं। सच में ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। अगर कोई इन 3 चक्कर व्यू में फंसा है तो वो अपने प्रोग्रामिंग करियर को बचाए कैसे? यहाँ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप है अपने स्कोप ऑफ लर्निंग को श्रिंक करना, यानी चंकिंग। चंकिंग मतलब टुकड़ों में बांटना? एग्जैक्टली। नए स्टूडेंट्स एक ही वीक में फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट सब मास्टर करना चाहते हैं। हाँ, रातों रात फुल स्टैक डेवलपर बनना है सबको। इस ओवरवेलमिंग अप्रोच को छोड़कर एक वक्त पर सिर्फ एक छोटे कॉन्सेप्ट पे डीप डाइव करनी चाहिए। जब हम प्रॉब्लम के साइज को छोटा कर देते हैं तो वर्किंग मेमोरी पर लोड कम पड़ता है। इसका मतलब छोटे और बेकार लगने वाले प्रोजेक्ट्स बनाना? बेकार नहीं कह सकते उन्हें। मतलब जैसे सिर्फ एक कैलकुलेटर बनाना या एक टेक्स्ट कन्वर्टर लिखना, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जब तक Amazon का क्लोन ना बनाया तब तक क्या ही कोडिंग की। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्हीं छोटे प्रोजेक्ट से कोर मसल मेमोरी बनती है। अच्छा, मसल मेमोरी प्रोग्रामिंग में भी होती है? बिल्कुल। जो सिंटैक्स शुरू में एलियन लगता है ना, वो लगातार कीबोर्ड पर हाथ चलाने से सेकंड नेचर बन जाता है।
मतलब फिर सोचना नहीं पड़ता ब्रैकेट कहाँ लगेगा। एग्जैक्टली एक बेसिक टू डू लिस्ट बनाने में जब हम खुद से बग्स फिक्स करते हैं बिना किसी वीडियो के, तब दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। और दूसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है आइसोलेशन को तोड़ना। कोडिंग अकेले डार्क रूम में बैठकर करने वाला काम नहीं है। कम्युनिटी की बात कर रही हो? हाँ, कम्युनिटी बहुत जरूरी है। पर यार टेक कम्युनिटीज में भी तो वही शो ऑफ होता है जो लिंक्डइन पर होता है। वहां भी बिगिनर सवाल पूछने से डरते हैं कि कोई उन्हें नूब बोल देगा। ये डर वाजिब है, पर हर कम्युनिटी ऐसी नहीं होती। तो अच्छी कम्युनिटी कहाँ मिलेगी? ओपन सोर्स फोरम्स हैं, कॉलेज के कोडिंग क्लब्स होते हैं, या स्पेसिफिक डिस्कॉर्ड सर्वर्स जहां सिर्फ बिगिनर्स होते हैं। वहां एक शेयर्ड स्ट्रगल होती है, जहां सब एक ही नाव में सवार हैं। हाँ, जब एक स्टूडेंट को पता चलता है कि बाकी लोग भी गिट कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने में अपना सर खुजा रहे हैं, तो वो पेन नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब तसल्ली मिलती है कि मैं अकेला बेवकूफ नहीं हूँ। बिल्कुल, वो एक वैलिडेशन मिलता है कि एरर्स आना बेवकूफ़ी की निशानी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग प्रोसेस का स्टैंडर्ड हिस्सा है। एक्सपीरियंस डेवलपर्स बग्स को पर्सनल फेलियर नहीं मानते, तो वो उसे क्या मानते हैं? वो उसको सिस्टम फीडबैक की तरह देखते हैं। ये शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। तो अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन को सम अप किया जाए तो एक नए प्रोग्रामर को ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक नई भाषा नहीं सीख रहा है। तो क्या सीख रहा है? वो पूरी तरह से एक नया लॉजिकल फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर डिजाइन करना सीख रहा है। मतलब वो अपने दिमाग के उन हिस्सों को स्ट्रेच कर रहा है जो स्कूल सिस्टम ने कभी यूज ही नहीं करने दिए। बिल्कुल सही समरी है ये। उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगी, लगातार एरर्स आएंगे और कभी-कभी लगेगा कि बस अब और नहीं हो पाएगा। और उस फ्रस्ट्रेशन को एक फीचर की तरह एक्सेप्ट करना होगा, किसी बग की तरह नहीं। बहुत खूब कहा। एरर मैसेजेस से डरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली कंप्यूटर का तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का। हाँ, वो आपको डरा नहीं रहा, वो बस बता रहा है कि क्या टूटा है। बिल्कुल, हर बग जिसको सॉल्व करने में घंटों लगते हैं, वो एक्चुअली आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। सबसे जरूरी चीज यहाँ टैलेंट नहीं, बल्कि रेजिलियंस और पेशेंस है। मतलब डटे रहना जरूरी है। हाँ, लगातार प्रॉब्लम पर ध्यान लगाए रहना ही आखिर में एक बिगिनर को प्रोफेशनल बनाता है। इसलिए यार, नए लर्नर्स को याद रखना चाहिए कि जब कोड पूरी तरह टूट जाए और स्क्रीन लाल रंग के एक्सेप्शन से भर जाए तो पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल। तो खुद को जज करने के बजाय एक कदम पीछे हटना चाहिए, सिस्टम को थोड़ा ब्रेक देना और फ्रेश दिमाग के साथ उस एरर के रूट कॉज को ढूंढना ही असल प्रोग्रामिंग है। एकदम सही। पर यार, इन नोट्स को पढ़ने के बाद और इस डीप डाइव के अंत में मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल घूम रहा है। वो क्या? जो किसी सोर्स में डायरेक्टली लिखा नहीं था, लेकिन इस पूरे लैंडस्केप को बदल सकता है। अच्छा, बताओ बताओ। आजकल एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इतने एडवांस हो गए हैं, मतलब आप बस प्रॉम्प्ट लिखते हैं और गिटहब कोपायलट या चैट जीपीटी पूरा फंक्शन, पूरा सिंटैक्स 1 सेकंड में जनरेट कर देता है। हाँ, ये टूल्स तो गेम चेंजर बन गए हैं। वो सारे ब्रैकेट्स, वो सेमीकोलन, वो स्ट्रिक्ट ग्रामर, जिसकी वजह से शुरुआत में हमारा इतना दिमाग खराब होता था, एआई उन्हें एकदम फ्लॉलेसली हैंडल कर लेता है। ये बात तो है। तो क्या फ्यूचर में प्रोग्रामिंग सीखने का ये जो सिंटैक्स वाला फेज है, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या आगे चलकर हमें सिंटैक्स याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? और अगर मशीन सिंटैक्स खुद लिख लेगी तो क्या बच जाएगा? सिर्फ लॉजिक। एग्जैक्टली। सिर्फ वो प्योर लॉजिकल आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग जिसे आज एक बिगिनर सबसे ज्यादा डरता है। वाओ, ये तो बहुत गहरा थॉट है। सोच कर देखिए, क्या फ्यूचर का प्रोग्रामर कोड लिखने वाला मजदूर होगा या सिर्फ प्योर लॉजिक को डिजाइन करने वाला एक आर्किटेक्ट? इस बारे में जरूर सोचेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ रहे हो आज सबको। हाँ यार, तो चलिए, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप डिगिंग डीप।